गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्राइबल्स दिक्कूस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो ट्राइबल्स पीपल थे उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स लोग थे उनकी अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, और इसके अलावा ट्राइबल चीफ्स को भी अपने जो एरिया था उनके उस पर अपना कंट्रोल खोना पड़ा था। अब इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं उससे आगे। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जंगल के कानून और उनका प्रभाव या उनके प्रभाव ट्राइबल्स पीपल पे क्या प्रभाव पड़ा, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जंगल के कानूनों से जो आदिवासी लोग थे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, मतलब आदिवासियों का जो जीवन था वो सीधे तौर पर जंगलों के साथ संबंधित था। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड देम एज स्टेट प्रॉपर्टी। अब अंग्रेज़ों ने अपना जो विस्तार जो था और कंट्रोल नियंत्रण दोनों सारे जंगलों तक फैला लिया और उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, और जंगलों को अपनी प्रॉपर्टी या राज्य की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट्स वर फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर, अब जो रिजर्व फॉरेस्ट थे मतलब जो आरक्षित जंगल जो थे वो प्रोड्यूसिंग टिम्बर मतलब लकड़ी, जो इमारती लकड़ी होती है इमारतें बनाने में और जो फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आती है, तो वो प्रोड्यूस करते थे, मतलब उसका उत्पादन जंगलों से ही होते थे। रिजर्व जो फॉरेस्ट होते थे या आरक्षित जो वन होते थे उसमें से, विच द ब्रिटिश वांटेड बट फॉर द पर्पज ऑफ चीप लेबर द फॉरेस्ट विलेजेस वर सेटल्ड विद इन द फॉरेस्ट। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो केवल अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहे, जिससे कि उनको लकड़ी मिलती रहे, इमारती लकड़ी, लेकिन उनको जंगल के अंदर जो गांव होते थे वहाँ से उनको चीप लेबर मतलब सस्ते मज़दूर या सस्ता श्रम उनको मिल जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने जंगल के अंदर रहने वाले गाँवों के लोगों को वहीं जंगल में बसने की अनुमति दे दी। इन रिजर्व फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली और प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, मतलब जो आरक्षित वन थे या जंगल थे वहाँ पे अंग्रेज़ों ने लोगों को अनुमति नहीं दी कि वहाँ वो जंगल में फ्रीली घूम सके, आज़ाद रूप से स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सके, और ना ही उनको अनुमति दी कि वो वहाँ पे झूम कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित खेती कर सके। तो इन दोनों की अनुमति उनको नहीं दी। दिस लॉ इम्पैक्टेड द वेरी सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल्स स्पेलिंग गलत है थोड़ा, ट्राइबल्स एज दे वर मेनली डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट। तो इस कानून की वजह से आदिवासियों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, मतलब उनको अपना जीवन बचाने तक की नौबत आएगी कि किस तरह से वो बचाएंगी, और जो मुख्य रूप से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर और डिपेंडेंट थे या उस पर निर्भर थे उनको अपना जीवन बचाने तक की नौबत आ गई कि वो कैसे बचाएंगे। Many tribal groups reacted against the colonial forest law and rose in an open rebellion, और बहुत सारे जो आदिवासी समूह थे उन्होंने इस कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ अपना रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने खुलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक खुला आंदोलन छेड़ दिया। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। अब व्यापार के साथ क्या समस्याएं थी, देखिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग कैश लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। 19वीं सदी के दौरान बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने यानी आदिवासी समूह ने पाया कि जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, और मनी लेंडर्स साहूकार लोग जो पैसे उधार देकर बदले में ब्याज लेते हैं, ठीक है, ब्याज सही जो पैसे लेते हैं वो मनी लेंडर। तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेडर्स है और मनी लेंडर्स है वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट, वो जंगलों में आ रहे हैं,
आदिवासियों ने ये देखा। एंड ऑफरिंग कैश लोन, और वो आदिवासियों को कैश लोन भी दे रहे हैं, मतलब नगद कुछ उधार राशि ऋण दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं टू ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोगों को। एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और उनसे ये भी कह रहे हैं कि वो उनके लिए मजदूरी करे या उनके लिए काम करे। दिस लेट द ट्रैपिंग ऑफ ट्राइबल्स इन द विशियस साइकिल ऑफ डेप्ट एंड इंक्रीज द माइजरी ऑफ देयर लाइफ। अब इनकी वजह से आदिवासी लोग उनके चंगुल में फंस गए, मतलब आदिवासियों को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया, जो कि एक विशियस साइकिल था। मतलब एक बड़ा शातिर दिमाग वालों का एक शातिर चक्र उन्होंने बना लिया कि वो एक बार कोई कर्जा ले ले तो वो जीवन भर उस कर्जे को चुकाता रहेगा, और वो कर्जे के साइकिल में, कर्जे के ऋण में, ऋण के नीचे वो डूब गए और वो जीवन भर उसको चुकाते रहे। एंड इंक्रीज द माइजरी ऑफ देयर लाइफ, और जो आदिवासी लोग थे उनकी दशा और भी ज़्यादा दुखदायक या कष्टप्रद हो गई। इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के दौरान भारत में बने हुए जो सिल्क थे या सिल्क के कपड़े जो थे, उनकी डिमांड यूरोपियन बाज़ारों में बहुत ज़्यादा हो गई थी। द संथाल्स ऑफ हजारीबाग रियर्ड कोकून्स, हजारीबाग में जो संथाल आदिवासी लोग जो थे संथाल प्रजाति के, वो कोकून पालते थे। कोकून जो कि रेशम का कीट होता है, जिससे कि रेशम या सिल्क बनाया जाता है। द ट्रेडर स्पेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कोकून्स। अब व्यापारियों ने क्या किया कि अपने एजेंट्स के ऊपर खर्चा किया, जो कि उन ट्राइबल पीपल्स को, संथाल लोगों को लोन देता था। लोन मतलब उधार पैसा, और उनसे उस पैसे के बदले में वो उनसे कोकून कलेक्ट कर लेता था, मतलब सिल्क का जो रेशम का जो कीट होता है, कीड़ा जो होता है, उसको कलेक्ट कर लेता था, जिससे वो रेशम बनाते थे। द कोकोनट्स वर एक्सपोर्टेड टू बर्धमान और गया टू सोल्ड एट 5 times द प्राइस। तो अब वहाँ के लोग नारियल भी बेचते थे। कहाँ बेचते थे? बर्धमान में और गया में, ठीक है। तो वो जिस दाम पे नारियल ख़रीदे जाते थे उसके 5 गुना ज़्यादा दाम पर उनको एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता था बर्धमान और गया ज़िले में। डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन बाय ट्रावेल्स एंड वर टेकन ओवर बाय ट्रेडर्स एट लेसर प्राइसेस एंड वर सोल्ड इन मार्केट एट हायर प्राइसेस। तो बहुत सारी जो फसलें थी वहाँ उगाई जाती थी आदिवासियों के द्वारा, जिनको ट्रेडर यानी व्यापारी लोग ख़रीद लेते थे कम दाम पर ख़रीद लेते थे और उसको बाज़ार में ले जाकर बड़े ऊंचे दामों में बेच देते थे। दिस लेफ्ट द ट्राइबल्स फॉर लिटिल टू सर्वाइव। इसकी वजह से आदिवासियों के पास सर्वाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए बहुत कम पैसा या बहुत कम धन राशि वगैरह बची थी। नेक्स्ट है द सर्च फॉर वर्क, मतलब काम की तलाश। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। अब ऐसे ट्राइबल पीपल या ऐसे आदिवासी लोग जो कि काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे और वहाँ काम करते थे, काम ढूंढते थे, तो ऐसे लोगों की हालत या दुर्दशा और भी ज़्यादा ख़राब थी, उनकी ज़्यादा दुर्दशा हो रही थी। द ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क फॉर टी प्लांटेशंस एंड कोल माइंस। तो आदिवासियों को बड़ी संख्या में काम करने के लिए कहाँ के टी प्लांटेशन में, मतलब चाय के बागानों में, और जो कोयले के खाने हैं उनमें काम करने के लिए उनको भर्ती किया जाता था, काम पे लगाया जाता था। थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब उनको ठेकेदार अपने यहाँ काम पे लगाता था, कोल माइंस में और टी प्लांटेशंस में। लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उनको बहुत कम पैसा या बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और उनको वापस घर लौटने से भी रोक दिया जाता था। उनको मनाही थी कि वो वापस लौटकर अपने घर नहीं जा सकते, वहीं काम करेंगे कम मजदूरी में, टी प्लांटेशन में और कोल माइंस में काफ़ी घंटों तक, 12-12, 16-16 घंटों तक। नेक्स्ट टॉपिक है ए क्लोजर लुक।
ए क्लोजर निकट मतलब एक निकट का दृश्य या निकट दृष्टि। द ट्राइबल ग्रुप्स रिबेल्ड इन डिफरेंट of the country in the different parts of the country against the changes in laws, restrictions on their practices, the new taxes they had to pay and exploited by traders and money lenders। तो मतलब जो बहुत सारे ट्राइबल पीपल थे या आदिवासी समूह जो थे, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में आकर विद्रोह कर दिया। किनके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगेंस्ट द चेंजेज इन लॉ, जो कि उन्होंने कानून में बदलाव किए। रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेज, या उनके जो जंगल से संबंधी जो उनके काम धंधे थे उन और जंगलों से बाहर निकाल दिए उनको, और उनके जो भी प्रैक्टिसेस थे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी उन पर बैन कर दिया या प्रतिबंध लगा दिया। द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, और जो उन पर नए जो टैक्स या लगान जो उन पर लगा दिए गए, उनकी जो दर थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और जो उनको मनी लेंडर जो पैसे देते थे उस पैसे के बदले में बहुत ज़्यादा वो ब्याज वसूलते थे, और ट्रेडर्स भी उनसे बहुत कम दाम में चीज़ें खरीद लेते थे और बाद में वहाँ बड़ी दाम में ले जाके उनको बेच देते थे, जिस वजह से ट्रेडर्स और मनी लेंडर दोनों उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जिनकी वजह से वो उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी। उस हालत को सुधारने के लिए उन्होंने सोचा कि अब हमें मौका आ गया कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ट्रेडर्स के ख़िलाफ़ और मनी लेंडर्स के ख़िलाफ़ एकजुट होकर एक सक्रिय आंदोलन करें। अब कुछ अपराइजिंग है। अपराइजिंग मतलब विद्रोह। आदिवासियों ने कुछ विद्रोह भी किए थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह इस प्रकार है। तो सबसे पहला विद्रोह था 1831 से 1832 तक कोल अपराइजिंग। कोल जनजाति ने एक विद्रोह किया था 1831-32 में। फिर दूसरा था संथाल अपराइजिंग। संथाल जनजाति के लोगों ने 1855 में विद्रोह किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था। नेक्स्ट है मुंडा अपराइजिंग। फिर तीसरा है मुंडा अपराइजिंग, मतलब मुंडा जनजाति के लोगों ने जो विद्रोह किया या आंदोलन किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो 1895 से 1900 तक, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। और इसमें लास्ट है बस्तर अपराइजिंग। बस्तर में अपराइजिंग हुई थी 1910 में, ठीक है। ये बस्तर आदिवासियों के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है बिरसा मुंडा। ए मूवमेंट बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन था? मुंडा आदिवासियों का एक नेता था, ठीक है, जिसके नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया था। The British officials were worried as the political aim of the Birsa movement was to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head। तो ब्रिटिश अधिकारी बहुत ज़्यादा वरीड थे, मतलब चिंतित थे। किस बात से? एज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट वाज टू ड्राइव आउट मिशनरीज। तो ब्रिटिश अधिकारी इस बात से चिंतित थे कि जो बिरसा मुंडा जो आंदोलन चला रहा था, तो बिरसा आंदोलन जो बिरसा आंदोलन चलाया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मिशनरी थे, मतलब जो धर्म ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, जिनको मिशनरी कहा गया, ईसाई धर्म प्रचारक, मनी लेंडर्स मतलब साहूकार लोग, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। इसके अलावा जो सरकार थी, मतलब अंग्रेज़ सरकार, इन सबको देश से बाहर निकालना था, ठीक है। एंड सेटअप ए मुंडा राज विद बिरसा एट हिट्स हेड। और इसके अलावा मुंडा राज की स्थापना करना किसके नेतृत्व में? बिरसा के नेतृत्व में। बिरसा मतलब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा राज की स्थापना करना, ये मुख्य उद्देश्य था मुंडा आंदोलन का या बिरसा मुंडा आंदोलन का। इन 1895 बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड। अब 1895 में अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। ही वाज रिलीज्ड इन 1897। बाद में उनको 2 साल बाद 1897 में 1897 में छोड़ दिया गया।
एंड ही ट्यूड द विलेजेस टू गैदर सपोर्ट। इसके बाद वो वापस आकर आसपास के जितने भी गांव थे उनमें वो जाता है, उनकी टूर करता है, यात्रा करता है, ताकि वो वहाँ के लोगों के सपोर्ट या समर्थन हासिल कर सके। ही अर्ज्ड पीपल टू डिस्ट्रॉय रावण। तो उन्होंने लोगों से ये निवेदन किया या आग्रह किया कि वो रावण को नष्ट कर दे। अब रावण क्या है? दिकूज एंड यूरोपियन। दिकूज मतलब वही ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, और यूरोपियन लोग, उनको नष्ट कर दे या उनको यहाँ से भगा दे। एंड एस्टैब्लिश ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक नए राज्य की स्थापना करे। इन 1900 बिरसा डेड ड्यू टू कोलेरा या ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। और 1900 में क्या होता है, 3 साल बाद ही बिरसा मुंडा की कोलेरा यानी हैजे की वजह से, हैजा बीमारी होती है, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी समय उनके साथ ही जो आंदोलन चल रहा था वो भी समाप्त हो जाता है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ अपराइजिंग्स। जो आदिवासियों ने जितने भी आंदोलन किए उनके क्या प्रभाव हुए, देखिए। ब्रिटिश मेड द लॉज स्ट्रिक्टर सो दैट मनी लैंडर्स कुड नॉट एक्सप्लॉइट द ट्राइब्स बाय स्नैचिंग अवे देयर लैंड्स। मतलब अंग्रेज़ों ने अब अपराइजिंग का ये प्रभाव पड़ा कि अंग्रेज़ों ने अब ऐसा कानून बनाया जो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए, पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा कड़े हो गए, ताकि जो मनी लैंडर्स थे, साहूकार लोग जो थे, आदिवासियों का जो शोषण करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, कि उनका वो ज़रूरत से ज़्यादा वो जो इंटरेस्ट लेते थे, जिसकी वजह से वो जीवन भर उनको वो पैसे चुकाते रहते थे और वो उनके जीवन भर की कमाई को छीन लेते थे। तो ऐसे कानून बनाया ताकि वो मनी लेंडर उनका शोषण न कर पाए और उनकी जीवन भर की कमाई को न ले सके और उनकी ज़मीन को भी न छीन सके। इट शोड द पावर of tribals that they can also fight for their rights and could be heard। और इस अपराइजिंग की वजह से या विद्रोह की वजह से सब लोगों को, ट्राइबल लोगों की या आदिवासी लोगों की शक्ति का भी पता पड़ा, जिससे ये सब लोगों को ये समझ आ गया कि आदिवासी लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और उनकी लड़ाई को लोगों को या जो भी उनके अधिकारों के लिए वो लड़ेंगे उनको लोगों को सुनना पड़ेगा, या जो भी उनके अधिकारी हैं या अंग्रेज अफसर हैं उनको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और उनको उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा करना पड़ेगा या उनको सुलझाना होगा। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये टॉपिक या चैप्टर ख़त्म होता है। आशा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे पर्सनली मैसेज करके आप वो टॉपिक पूछ सकते हैं या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।